हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है इटली में। ध्यान रखिएगा, 17 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में काफी सारे महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा किए जाने की संभावना है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि G7 की बैठक में कौन कौन से मुद्दे उठने की प्रबल संभावनाएं हैं, और जब G7 की बैठक कंप्लीट हो जाएगी तो हम एक बार फिर से इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि G7 7 विकसित देशों का एक समूह है, और इस G7 में 7 महत्वपूर्ण देश, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और जापान जैसे विकसित देश शामिल हैं। प्रत्येक वर्ष G7 की बैठक होती है, लेकिन ये जो बैठक है ये विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। यहां पे काफी सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाए जाने की संभावना है, जिसमें रिसेंट मुद्दा है ईरान के द्वारा इजराइल पे जो आक्रमण किया गया, यानी ओवरऑल जो मध्य पूर्व की सिचुएशन है उस पे विशेष तौर पे चर्चा होगी। साथ ही ईरान और इजराइल के साथ ही गाजा और बेसिकली इजराइल के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। ध्यान रखिएगा, हम एक बार सारे के सारे मुद्दों को यहाँ पे देखने की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला मुद्दा है मध्य पूर्व की स्थिति। मध्य पूर्व में फिलहाल काफी भूचाल आया हुआ है। ध्यान रखिएगा, 6 महीने से इजराइल और जो गाजा युद्ध है ये तो चल ही रहा है। अभी ईरान के द्वारा इजराइल पे जो एक तरीके से मिसाइलें दागी गई, ये पहली बार कहीं ना कहीं इजराइल के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पे किया गया इजराइल के ऊपर युद्ध है। हालांकि ईरान का यह कहना था कि इसकी पहल इजराइल ने की थी, क्योंकि इजराइल के द्वारा दमिश्क में ईरान के दूतावास पे बेसिकली मिसाइल अटैक हुआ, और ईरान के जो 2 जनरल के साथ साथ कई ईरानी अधिकारी मारे गए थे। तो ईरान का यह कहना है कि हमने तो उस युद्ध का जवाब दिया है, उस कार्यवाही का जवाब दिया है, और अब बात खत्म हो चुकी है। लेकिन पश्चिमी देशों का यह संशय है कि पश्चिमी देशों के द्वारा इजराइल को संयम बरतने की सलाह दी कई बार, लेकिन अभी भी यह संशय है कि इस संयम बरतने की सलाह के बावजूद इजराइल ईरान के ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो इस पूरी की पूरी सिचुएशन में यदि हम मध्य पूर्व की स्थिति को देखेंगे तो ये काफी एक तरीके से नकारात्मक स्थिति की ओर ले जाएगा पूरे के पूरे विश्व को। यहां पे G7 मंत्री जब मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा जरूर करेंगे। इजराइल पर ईरान के नवीनतम हमले से मध्य पूर्व में ऑब्वियस सी बात है तनाव बड़े स्तर पे बढ़ गया है। ईरान स्थित जो एक तरीके से गुट है हिजबुल्ला, वो भी लगातार हर दिन इजरायली जो सीमा है उस पर गोलीबारी कर रहा है। तो ऐसे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि संयम बरतने की भले ही सलाह दी हो, लेकिन इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है, और इजराइल ने ये ऑफिशियली भी बोला है कि हम ईरान के इस हमले का जवाब देंगे। तो बेसिकली इस मुद्दे पे चर्चा होना लाजमी सी बात है। बैठक में शांति और सुरक्षा की गारंटी के लिए एक विश्वसनीय राजनीतिक समाधान की दिशा में रास्ता तलाशा जाएगा कि अगर ये तनाव हुआ है तो इसका समाधान किस दिशा में किया जाए और क्या क्या प्रयास किए जाएं। इन प्रयासों के ऊपर इस G7 की बैठक में निश्चित तौर पे जो है वाद विवाद होगा। अगला मुद्दा है ईरान के ऊपर प्रतिबंध। ध्यान रखिएगा, इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं इजराइल कार्ड्स, उन्होंने 32 देशों से लिखित तौर पे ये कहा है कि ईरान के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। अमेरिका ने भी ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दी है कि हम भी प्रयास कर रहे हैं ईरान के जो ड्रोन और मिसाइल कार्यक्रम है उसके ऊपर बड़े स्तर पे बैन लगाने का, और साथ ही जो एक तरीके से ईरान की आर्मी है ना, उसको आतंकवादी संगठन घोषित करने का। हालांकि अमेरिका ने उसे घोषित कर रखा है। यहां पे ईरान के ऊपर किस किस तरीके के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, है ना, इन सारे के सारे मुद्दों पे यहाँ पे बात होगी। यानी उस ईरान के खिलाफ कुछ प्रतिबंधों पर काम करने का भी समाचार यहां से मिल रहा है। इजराइल के शीर्ष सहयोगी अमेरिका ने भी ईरान के, जैसा कि मैंने बताया, ईरान के मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम को निशाना बनाने सहित काफी अधिक प्रतिबंध लगाने की कसम खाई है, मतलब बात की है। ये न्यूज़पेपर की लैंग्वेज है। यूरोपीय संघ के विदेश जो नीति है मंत्री है प्रमुख
विदेश नीति प्रमुख है जोसेफ बेरेल, इन्होंने भी स्पष्ट तौर पे ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों का विस्तार के लिए काम करने की बात की है। यानी यूरोपीय देश सैंक्शंस तो लगाएंगे ईरान पे, लेकिन उन प्रतिबंध लगाने का आधार क्या होगा, किन किन बेसिकली मुद्दों पे प्रतिबंध लगाए जाएंगे, इस पूरे के पूरे विषय की चर्चा भी इस G7 समिट में की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यदि हम बात करें लाल सागर की स्थिति, लाल सागर की यदि वर्तमान स्थिति देखें तो यहां पे हौथी हमले, जिसने पूरे के पूरे वैश्विक शिपिंग को, वैश्विक व्यापार को नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है, इस हमले पे भी बड़े स्तर पे चर्चा की जाएगी। ध्यान रखिएगा, लाल सागर में तनावपूर्ण स्थिति जो उत्पन्न हो गई है हौथी हमलों से, इस पे चर्चा की जाएगी। विशेष रूप से शिपिंग की सुरक्षा और व्यापार मार्ग, भूमध्य सागर पर क्षेत्रीय तनाव के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि भाई इस व्यापार मार्ग को सुरक्षित कैसे किया जाए। इस पूरी की पूरी रणनीति पे भी G7 की बैठक में बड़े स्तर पे चर्चा होने की संभावना है। और ये भी प्रयास किए जाएंगे कि इजराइल के दुश्मनों को हथियार देने और लाल सागर में जहाजों पर हमला करने वालों पर नए प्रतिबंध लगाए, किस तरीके से प्रतिबंध लगाए जाए। ठीक है, यानी लाल सागर के विषय पे भी आवश्यक तौर पे चर्चा होने की संभावना है। रूस यूक्रेन युद्ध 2 वर्षों से चल रहा है, यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा है, रशिया भी पूरी तरीके से विजित नहीं हो पा रहा है ना यूक्रेन के सामने, क्योंकि इनडायरेक्टली यूक्रेन को बड़े स्तर पे यूरोपियन देशों का समर्थन है। नाटो वाला मुद्दा आपको पता ही होगा कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है और रशिया इस बात का विरोध कर रहा है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस ऐसे मुद्दे पे, इस रशिया यूक्रेन का जो मुद्दा है, इस पे भी बड़े स्तर पे चर्चा होने की संभावना है। और स्पष्ट तौर पे इटली के विदेश मंत्री हैं एंटोनियो तजानी, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम कीव की स्वतंत्रता, कीव है यूक्रेन की राजधानी, हम कीव की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का समर्थन करना चाहते हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि न्याय संगत और स्थायी शांति की खोज में सैन्य, राजनीतिक और वित्तीय सहायता भी प्रदान करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये इनडायरेक्टली यूक्रेन की सहायता कर भी रहे हैं। कीव के लिए G7 के ठोस और सर्वांगीण समर्थन की पुष्टि करना, यानी कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन का मुद्दा भी इस G7 की बैठक में उठने की बड़ी संभावना है। अगला मुद्दा है इंडो पैसिफिक रीजन, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है, हिंद प्रशांत रीजन, ये पूरे के पूरे विश्व व्यापार का एक बहुत बड़ा आधार है। यहां पे चाइना की जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ती हुई दिख रही है। चाइना हिंद महासागर से लेके इंडो पैसिफिक रीजन में अपना प्रभाव सुस्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में चाइना के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, दूसरे देशों की क्या क्या रणनीति हो सकती है बेसिकली चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए, और यहाँ पे एक फ्री नेविगेशन सिस्टम की जो सुविधा है उसको मजबूत करने के लिए, इस मुद्दे पे भी विशिष्ट तौर पे यहाँ चर्चा किए जाने की संभावना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चीन, मैंने आपको बताया, इस क्षेत्र और उससे परे अपनी समुद्री उपस्थिति और अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। तो किस तरीके से चाइना को काउंटर किया जा सकता है और किस तरीके से यहाँ पे फ्री नेविगेशन, फ्री एक तरीके से व्यापार की जो संकल्पना है उसको मजबूत किया जा सकता है, इस मुद्दे पे भी आवश्यक तौर पे G7 की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा अफ्रीका के साथ समान साझेदारी कैसे बनाई जाए, बाकी तो जो समान मुद्दे रहते हैं कि खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई, साइबर सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए, और विशेष तौर पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर भी विचार विमर्श किए जाने की प्रबल संभावना है। तो ये जो G7 की बैठक है वर्तमान वैश्विक संदर्भ में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या क्या मुद्दे चर्चा किए जाने की संभावना है और इस G7 की बैठक के क्या क्या निष्कर्ष निकलेंगे, जब एक बार फाइनल स्टेटमेंट्स आ जाएंगे देन फिर हम एक और वीडियो G7 के इश्यूज पे बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से G7 काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल 50वीं एक तरीके से बैठक होगी G7 की जून 2024 में, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो कंट्रीज, इसकी स्थापना वगैरह आप एक बार देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो मैं करवाऊंगी उसमें मैं आप लोगों को एक बार और डिटेल से बता दूंगी। आशा करती हूं क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं
तो 26 अप्रैल से नया बैच शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे। 26 अप्रैल से नया बैच शुरू हो रहा है, तो देर किस बात की, फटाफट स्टडी IQ की ऐप वेबसाइट पे जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाएं, कोड यूज करें LD Live LDLIVE। LD Live कोड के साथ आपको ये बैच मात्र 29,999 में मिल जाएगा और इस बैच के साथ आपको 18 किताबें भी फ्री अवेलेबल होंगी। जो सबसे महत्वपूर्ण बुक्स हैं स्टडी IQ IAS हिंदी के द्वारा मतलब UPSC के समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लिखी गई हैं, तो आप इन बुक्स के साथ मात्र 29,999 में ये बैच परचेज कर सकते हैं। 26 अप्रैल से क्लास शुरू हो रही हैं। LD Live कोड का प्रयोग करके ये बैच आप ले सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, और इसके साथ ही इंस्टाग्राम फेसबुक पेज सेम नाम से हैं सारे, यहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आशा करती हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट करें, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।